हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। वेलकम टू एग्ज़ाम तैयारी। मेरा नाम वरुण जांगिड़ है। अभी जो है कोरोना वायरस की जैसे सिचुएशन चल रही है, आप सभी लोग भी अपने घर में लॉकडाउन में हैं अभी। और हम भी जो है मैं भी जो है अभी स्टूडियो को जो है एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए कैसे भी हो क्लास तो लेके आनी है। तो मैं आपके सामने जो है पेपर और पेन पे अभी क्लासेस ले रहा हूँ। जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है वैसे हम फिर से अपने स्टूडियो में क्लासेस जो हैं स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। आज अपने को क्या पढ़ना है, अपने को पढ़ना है आज वेक्टर्स को जो है स्टार्ट करना है। बिल्कुल बेसिक लेक्चर है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक लेक्चर है। फिर हम अपना 12th का शेड्यूल भी आने वाला है, धीरे धीरे आपको सब कुछ पता लग जाएगा। तो आज के अपने बिल्कुल बेसिक लेक्चर से स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ वेक्टर्स। पढ़ने वाले हम क्या, वेक्टर्स। सबसे पहले वेक्टर जो है, वेक्टर है क्या। वेक्टर बच्चों देखो एक मैथमेटिकल टूल है। क्या है, एक मैथमेटिकल टूल है जिसको हम यूज़ करेंगे किसमें, फिज़िक्स में। फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इसलिए वेक्टर्स को समझना ज़रूरी है। वैसे 12th क्लास में आप जाएंगे तो आपको वेक्टर के नाम से पूरा का पूरा चैप्टर भी है, वहाँ पे आप वेक्टर के नाम से पूरे चैप्टर भी पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमें जो है फिज़िक्स को सीखने के लिए वेक्टर की रिक्वायरमेंट है, इसलिए हम वेक्टर पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। तो हेडिंग डालते हैं हम अपनी। सबसे फर्स्ट हेडिंग जो है वो क्या है, वेक्टर। वेक्टर थोड़ा ऊपर हो गया, वेक्टर देखो, वेक्टर, ठीक है। अब वेक्टर है क्या, देखो वेक्टर को पढ़ने से पहले हमें एक छोटी सी चीज़ पहले और जाननी है, वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। मुझे बताओ फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। वो क्वांटिटी जिसे मेज़र किया जा सकता है उसे क्या बोलते हैं हम, फिजिकल क्वांटिटी। तो वेक्टर्स को पढ़ने से पहले हम पहले देखते हैं छोटी सी चीज़, फिजिकल क्वांटिटी। क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। ये वेक्टर का जो अपना सेक्शन है ये 11th के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। 12th के बच्चे जो है उनके लिए तो उनको सब कुछ आता है, वेक्टर वगैरह सब पढ़ चुके हैं, इसलिए उनको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे डेफिनेशन लिख सकते हैं क्या, एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, is known as फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी जिसको हम मेज़र कर सकते हैं वो क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी होती है। अभी फिजिकल क्वांटिटी को भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। किस पे, ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्शन के बेसिस पे हमने इसे दो पार्ट्स में जो है डिवाइड किया हुआ है। क्या है वो देखते हैं हम, फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ पे हम लिख सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, वन इज़ स्केलर्स एंड अनदर वन इज़ वेक्टर्स। तो डायरेक्शन के बेसिस पे हमने उसे दो पार्ट में डिवाइड किया है। कौन कौन सी बताओ मुझे, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर्स एंड वेक्टर्स। अब देखो स्केलर्स और वेक्टर्स, और किसके बेसिस पे किया है हमने, दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन वी हैव डिवाइडेड दिस इनटू टू पार्ट्स, ठीक है, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। अच्छा, स्केलर्स क्या है, वो क्वांटिटीज़ जिनको डिफाइन करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, उन्हें हम बोलते हैं स्केलर्स। तो मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ऐसे क्वांटिटीज़ को हम क्या बोलते हैं, स्केलर्स बोलते हैं। व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ स्केलर्स, एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मास कैसे की क्वांटिटी है, मास एक स्केलर क्वांटिटी है। भाई जब भी हमें बताना होता है, मान लो कि अपने पास बॉल है, बॉल का जो हमें मास बताना है तो हम क्या बोलते हैं, मान लो अपने पास चिंटू की बढ़िया सी बॉल है, बॉल का मास बताना है तो बोल क्या देते हैं हम कि भाई इसका मास कितना है, 2 kg है। ये जो 2 kg है, हमने क्या बताया, क्या हमने डायरेक्शन बताई क्या, कि बॉल का मास जो इधर है, इधर कितना है, इधर कितना है, ये सब हमने नहीं बताया है, क्योंकि मास को डिफाइन इस तरह से नहीं किया जाता है। मास के केसेस में हम डायरेक्टली क्या बता देते हैं, उसका जो यूनिट है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हम बता देते हैं। मतलब इसको डिफाइन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ी, हमें डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए मास इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। एंड सेकंड वन इज़ टेम्परेचर भी एक स्केलर क्वांटिटी है। भाई मान लो कोई रूम है, ठीक है, रूम में हम क्या बताते हैं, इस रूम में कितना टेम्परेचर है, लेट्स से बता देते हैं कि 30 डिग्री सेल्सियस है। अब जनरली हम ऐसे तो बताते नहीं कि इस डायरेक्शन में कितना है, इस डायरेक्शन में कितना है, इस डायरेक्शन में कितना है। तो हम डायरेक्शन से तो
जो है टेम्परेचर को जज नहीं करते हैं, हम ऐसे बता देते हैं सिंपली 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। और क्या एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि अपना स्पीड जो है वो भी किसका एग्जांपल है, इट इज़ ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ स्केलर्स। कैसे देखो, अपना कार वगैरह हम चलाते हैं, बाइक्स वगैरह हम चलाते हैं, तो उनमें स्पीडोमीटर लगा होता है, देखा है, उसमें अपने को वो क्या बताता है, स्पीड वगैरह के बारे में बताता है कि भाई इसकी जो रफ्तार है वो कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, हम बहुत तेज़ चला रहे हैं, बहुत धीरे चला रहे हैं, ठीक है, वो सब हमें बताता है। स्पीडोमीटर हमें क्या बताता है, बेसिकली हमें बताता है कि वो कितनी स्पीड से वो जा रहे हैं, किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 20-30। क्या ये डायरेक्शन के बारे में बताता है क्या, कि हम राइट जा रहे हैं, लेफ्ट जा रहे हैं, ये सब के बारे में तो हमें नहीं बताया जाता है। तो बेसिकली स्पीड भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो सिंपल सी बात है, वो क्वांटिटीज़ जिनको डिफाइन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उन्हें हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। क्लियर पॉइंट। चलिए नेक्स्ट है अपना वेक्टर्स। वेक्टर्स क्या है, जिनको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए, और तीसरा पॉइंट, और वो वेक्टर लॉ को भी फॉलो करनी चाहिए। अभी वेक्टर लॉ क्या है, इसे हम अभी देखेंगे। मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए, और वो वेक्टर लॉ को भी फॉलो करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के तौर पे इसे समझते हैं। मान लो चिंटू है, चिंटू क्या है, फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है, चिंटू फुटबॉल खेल रहा है। चिंटू ने फुटबॉल खेली और यहाँ पे इस तरह से 4 न्यूटन का फोर्स लगाया। फोर्स क्या होता है, फोर्स के लिए हम जो यूनिट वगैरह है वो क्या यूज़ करते हैं, न्यूटन यूज़ करते हैं। और ये 4 न्यूटन क्या है, बेसिकली 4 न्यूटन क्या है, मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, एक कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू जब यूनिट के साथ होती है तो वो क्या बनता है, मैग्नीट्यूड बनता है। जैसे ये 4 न्यूमेरिकल वैल्यू है, यहाँ पे यूनिट जो है वो न्यूटन है, तो ये 4 न्यूटन जो पूरी की पूरी वैल्यू है ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। उसी तरह से ये 2 kg क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, न्यूमेरिकल वैल्यू विद यूनिट, ये क्या है, क्या है, ये मैग्नीट्यूड है। उसी तरह से यहाँ पे 20 किलोमीटर पर आवर, 20 न्यूमेरिकल वैल्यू, किलोमीटर पर आवर जो है वो यूनिट है, ये भी क्या है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है या फिर यूनिट वगैरह जो है क्या है, न्यूटन है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है यहाँ पे, 4 न्यूटन, ठीक है। अब देखो, चिंटू ने इस डायरेक्शन में बॉल पे जो है फोर्स लगाया 4 न्यूटन का। अब चिंटू ने सेम बॉल पे दूसरी डायरेक्शन से फोर्स लगाया, दूसरी डायरेक्शन से जो है फोर्स लगाया, बॉल को बड़ा बना रहे थे, ठीक है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, कितना लगाया, सेम फोर्स लगाया 4 न्यूटन का। दोनों ही केसेस में बॉल का जो मोशन है वो सेम आएगा या डिफरेंट आएगा, डिफरेंट आएगा भाई। इस वाले केस में बॉल जो है वो ऐसे जाएगी, इस वाले केस में बॉल जो है वो ऐसे जाएगी, तो दोनों ही केसेस में बॉल का जो मोशन है वो क्या है, डिफरेंट है। मतलब देखो मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन क्या फोर्स के केस में डायरेक्शन भी मैटर कर रही है, बिल्कुल डायरेक्शन भी मैटर कर रही है। तो फोर्स जो है वो कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, एक वेक्टर क्वांटिटी जो है वो फोर्स हो जाएगी। तो ये फोर्स जो है किसका एग्जांपल हो जाएगा, फोर्स इज़ एन एग्जांपल ऑफ वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे हम और भी जो है केसेस ले सकते हैं। वेलोसिटी भी जो है वेक्टर क्वांटिटी है, और जो है और भी बहुत सारी चीज़ें, मोमेंटम वगैरह, मोमेंटम भी ले सकते हैं, मोमेंटम इज़ ऑल्सो वेक्टर। यहाँ पे टाइम जो है, टाइम कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि टाइम वगैरह के बारे में जब हम बात करते हैं तो डायरेक्शन के बारे में बात नहीं करते हैं, सिर्फ टाइम बता देते हैं कितना है, 30 सेकेंड्स है, 20 सेकेंड्स है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब जो है बेसिक बाइफर्केशन हो गया। वेक्टर लॉ क्या होता है ये हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे या फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो बेसिक बातें समझ में आई। स्केलर्स क्या है, जिनको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन नहीं चाहिए। वेक्टर्स क्या है, जिनको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए, और वो वेक्टर लॉ को भी जो है फॉलो करनी चाहिए। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट देखो, हम आते हैं एडिशन ऑफ स्केलर्स के ऊपर। स्केलर्स का जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस तरह से किया जाता है। नेक्स्ट क्या है अपना, एडिशन ऑफ स्केलर्स। एडिशन ऑफ स्केलर्स, स्केलर्स को जो है किस तरह से स्केलर्स को जो है ऐड किया जाता है। अब सिंपल सा है बिल्कुल, स्केलर्स को ऐड करने का तरीका जो है बहुत ही सिंपल है। कैसे क्या है, देखो मान लो अपने पास कोई भी पैन है, कुछ भी, इसमें क्या है, शुगर है। शुगर का जो मास है, यहाँ शुगर का जो मास है दिस इज 2 kg, ठीक है। अब मैंने क्या किया, 2 kg शुगर में 2 kg शुगर को ऐड कर दिया, भाई डाल दिया इसमें। तो बताओ फाइनली जो शुगर आएगी वो कितनी आएगी, इंट्यूशन से बताओ फाइनल जो शुगर होगा उसका मास कितना होगा। तो तुम कहोगे सर बहुत सिंपल है, तो 2 + 2 कितना होता है 4 kg, तो शुगर का जो टोटल मास है वो कितना जाएगा 4 kg हो जाएगा। तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया,
भाई हमने 2 को 2 में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो इसी तरह से स्केलर्स का एडिशन और स्केलर्स का सब्ट्रैक्शन इसी तरह से किया जाता है। क्या करते हैं हम, डायरेक्टली उनका एल्जेब्रिक सम या फिर एल्जेब्रिक सब्ट्रैक्शन हम ले लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, इन केस ऑफ स्केलर्स हम क्या करते हैं, एल्जेब्रिक सम कर देते हैं, एल्जेब्रिक सम, डायरेक्टली ड्रू सब्ट्रैक्शन और एडिशन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को किस तरह से जो है रिप्रेजेंट किया जाता है, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है वो हम देखते हैं। नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को जो है किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो बहुत ही सिंपल है, वेक्टर है क्या बेसिकली, इट इज़ अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। मतलब एक लाइन सेगमेंट है, लाइन का एक पार्ट है, उसको अगर हम डायरेक्शन देते हैं तो वो क्या बन जाता है, वेक्टर बन जाता है। वो क्या बन जाता है, वेक्टर बन जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपने पास एक लाइन सेगमेंट था, क्या था, ए और बी, ए बी लाइन सेगमेंट था। अब इस ए बी लाइन सेगमेंट को मैंने एक डायरेक्शन दे दी, क्या, इस डायरेक्शन में, राइट की तरफ मैंने एक डायरेक्शन दे दी, तो ये क्या बन गया, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट बन गया। मतलब ऐसा लाइन सेगमेंट जिसकी डायरेक्शन है। ठीक है, ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं हम इनिशियल पॉइंट, या फिर इसे टेल ऑफ वेक्टर भी बोला जाता है। और ये जो पॉइंट है जहाँ पे एरो होती है वो होता है फाइनल पॉइंट, या फिर इसे टेल, और ये क्या बोला जाता है, इसे हेड भी हम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये वेक्टर है इसको लिखने का तरीका क्या होगा, ए बी वेक्टर। क्या पढ़ेंगे, ए बी वेक्टर। भाई ए बी के ऊपर अगर हम एरो लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, वेक्टर को वो सिग्निफाई करता है। तो वेक्टर को सिग्निफाई करने का तरीका क्या है भाई, फिजिकल तरीके से तो हम ऐसे सिग्निफाई कर सकते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर हम मैथमेटिकल वे में अगर उसे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, ए बी लिखेंगे, जहाँ से स्टार्ट हुआ है वो लिखो, जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वो लिखो, ऊपर एरो लगा दो। एरो हमें बता देगा कि ये क्या है, एक वेक्टर है। ठीक है, ये क्या है, एक वेक्टर है। ऑल क्लियर यहाँ तक, कोई भी डाउट, ओके ऑल गुड। अब देखो, अच्छा मान लो कि वेक्टर जो है वो क्या कर रहा है, फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम यहाँ पे क्या लगेंगे, एफ लिखेंगे, और एफ के ऊपर क्या लगा देंगे, एरो लगा देंगे। एफ के ऊपर एरो लगाने का क्या मतलब है, फोर्स जो है हम जानते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी है, मैंने उसके ऊपर एरो लगा दिया, मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो है वो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। या फिर और एक तरीका है जो है बोल्ड लेटर्स में हम जो है यूज़ कर सकते हैं। पहले ये मेथड यूज़ होता था, जो भी लेटर है उसको बोल्ड अगर हम कर देते हैं तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है कि वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर को ही वो रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है बात है। यहाँ से सिंपल सी कहानी है, फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर अगर हम एरो लगा देते हैं तो भी वैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है तो इनिशियल पॉइंट लिखो, फाइनल पॉइंट लिखो, एरो लगा दो, तो मतलब क्या है, वो वेक्टर है। क्लियर है। अच्छा, ये तो वेक्टर की बात हो गई। मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो ये जो वेक्टर की लेंथ दिखाई दे रही है ना, वेक्टर की जो लेंथ है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, वेक्टर की लेंथ जो है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेंथ ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंट्स व्हाट, लेंथ ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करती है, ये वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अच्छा ये तो हमें पता लग गया कि वेक्टर की जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी। मैथमेटिक्स में इसे कैसे लिखेंगे भाई, जो भी वेक्टर होता है ना उसको बार्स में बंद कर दो, दो डंडे ऐसे लगा दो, इसे कहते हैं मॉड। ठीक है, मॉड्यूलस लेना है मॉड, तो दो बार्स के अगर हम इसे बंद कर देते हैं, उनका मॉड ले लेते हैं, मॉड्यूलस लगा देते हैं, मतलब वो मैग्नीट्यूड बन जाता है। जैसे एफ वेक्टर का मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, ठीक है, इज इक्वल टू, ये दो तरीके हो गए। या फिर इसे हम सिंपल लेटर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे बोल्ड लेटर यूज़ किया था, यहाँ पे सिंपल लेटर यूज़ किया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। क्लियर है यहाँ तक, कोई परेशानी, चलो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे हमने सीखा क्या, सिंपल तरीके से एडिशन ऑफ स्केलर्स कैसे करते हैं, डायरेक्टली जो है एल्जेब्रिक सम कर देते हैं, एल्जेब्रिक सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, तो स्केलर का सब्ट्रैक्शन और एडिशन हो जाता है। और वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, ए बी लिखो, ऊपर वेक्टर लगा दो, वेक्टर क्वांटिटी या फिजिकल क्वांटिटी लिखो, उसके ऊपर वेक्टर लगा दो, वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड लगाने के लिए मॉड लगा देते हैं, सिंपल सी कहानी। क्लियर है यहाँ पे। अच्छा, अब वेक्टर का जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है, वेक्टर का जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है वो देखो कैसे होता है। कोई भी वेक्टर जो है वो इस फॉर्म में लिखा होगा हमेशा। कैसे, वेक्टर जो है हमेशा क्या होता है, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्शन, इसी फॉर्मेट में हर वेक्टर लिखा होता है। कोई भी मैग्नीट्यूड को जो है
मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, भाई वेक्टर के कितने एस्पेक्ट होते हैं, 2, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, अगर हम उन दोनों को ही मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अपने पास क्या जाता है, अपने पास वेक्टर जो है अपने पास निकल के जाता है। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ साउथ जानते हो, नॉर्थ साउथ, और ये ईस्ट और ये वेस्ट। लेट्स से एक अपने पास फोर्स है जो कि सेंटर पे लग रहा है, ओरिजिन पे लग रहा है, और वो राइट की तरफ है, कितना है वो, लेट्स से 4 न्यूटन है। अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कितना है, ये जो 4 न्यूटन है ये मैग्नीट्यूड है, तो 4 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्शन क्या है, ईस्ट, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ईस्ट। तो ये जो है अपना फोर्स निकल के जाएगा, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में जो है फोर्स निकल के जाएगा। कहानी क्लियर है यहाँ तक, चलो बहुत बढ़िया। अब हम अपने नेक्स्ट पेज पे आते हैं, क्लियर। अब देखो अपना जो है नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ वेक्टर। आज का लास्ट टॉपिक है, आज बहुत ही कम करेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, अपना फर्स्ट लेक्चर है सिर्फ कम ही पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, बिल्कुल डेफिनेशन टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, क्लियर है। अब देखो फर्स्ट डेफिनेशन क्या है, फर्स्ट इज ज़ीरो वेक्टर और नल वेक्टर, ज़ीरो वेक्टर और नल वेक्टर। अब ज़ीरो वेक्टर और नल वेक्टर क्या है, जैसा कि हमें पता लग रहा है नाम से ही, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 होगा या फिर जिसकी कोई भी डायरेक्शन डिफाइन नहीं होगी उसे हम क्या बोलेंगे, ज़ीरो वेक्टर। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ओ लिखो, उसके ऊपर एरो लगा दो तो क्या बनेगा, ज़ीरो वेक्टर को सिग्निफाई करेगा। भाई ऐसा वेक्टर जिसकी कोई लेंथ नहीं है, मतलब उसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं है, मैग्नीट्यूड 0 है, मतलब वो कितना आ जाएगा, उसका 0 मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो ज़ीरो वेक्टर लिखने का तरीका जो होता है, नल वेक्टर को लिखने का तरीका होता है ओ के ऊपर वेक्टर लगा दो, सिंपल है। नेक्स्ट इज इक्वल वेक्टर्स। अब इक्वल वेक्टर्स नाम से पता लग रहा है, इक्वल वेक्टर्स में देखो क्या क्या इक्वल होना चाहिए। फॉर 2 वेक्टर्स टू बी इक्वल क्या रिक्वायरमेंट है, द मैग्नीट्यूड शुड बी सेम, द डायरेक्शन शुड बी सेम, एंड दे शुड ऑल्सो बी ऑफ सेम नेचर। नेचर भी जो है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और नेचर जो है वो तीनों के तीनों सेम होने चाहिए। डायरेक्शन मैग्नीट्यूड तो है ही, नेचर भी सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल भाई फोर्स है 4 न्यूटन, ये वेक्टर है, राइट में है, मैग्नीट्यूड भी 4 है, डायरेक्शन भी राइट है, और वेलोसिटी जो है वो कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड है, ये भी राइट में है, मैग्नीट्यूड भी 4 है। दोनों के केस में मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, लेकिन नेचर इनका सेम नहीं है। एक वेक्टर फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा वेक्टर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये दोनों इक्वल वेक्टर्स नहीं कहलाएंगे। नेचर भी जो है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात थी। नेक्स्ट इज पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं, देखो ऐसे वेक्टर्स जिनकी जो बेस लाइन है, जिस लाइन से वो बने थे, जो लाइन सेगमेंट से वो बने थे, वेक्टर्स का लाइन सेगमेंट अगर पैरेलल हो तो वो क्या होंगे, पैरेलल वेक्टर्स। फॉर एग्जांपल अपने पास 3 वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर एंड लेट्स से दिस इज बी वेक्टर एंड लेट्स से दिस इज सी वेक्टर, ए बी सी। क्या इन तीनों के वेक्टर्स जो है, ये तीनों वेक्टर्स जो है इनके बेस लाइन, मतलब ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्या तीनों के पैरेलल है, क्या तीनों वेक्टर्स जो हैं वो उनकी लाइन जो है एक दूसरे के पैरेलल है, लाइन सेगमेंट एक दूसरे के पैरेलल है, तो हम कहेंगे ए बी सी तीनों ही क्या हैं, म्यूचुअली पैरेलल है। ए सी के पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी एंड सी ऑल आर म्यूचुअली पैरेलल वेक्टर्स, ऑल आर म्यूचुअली पैरेलल वेक्टर्स। क्लियर है कहानी। नेक्स्ट आते हैं हम नेक्स्ट डेफिनेशन पे, दैट इज फोर्थ डेफिनेशन। फोर्थ डेफिनेशन इज कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, देखो कोलिनियर वेक्टर्स दोज पैरेलल वेक्टर्स हुज डायरेक्शन इज सेम। ऐसे पैरेलल वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन सेम हो। तो यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख सकता हूँ, दोज पैरेलल वेक्टर्स हुज डायरेक्शन इज सेम। ऐसे वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन सेम होती है, उन्हें क्या बोलते हैं हम, कोलिनियर वेक्टर्स। भाई अब कोलिनियर होने के लिए उनको पहले पैरेलल वेक्टर्स तो होना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ए और बी कोलिनियर है क्या, बिल्कुल, लेकिन ए और सी कोलिनियर नहीं है। भले ही ये पैरेलल वेक्टर्स है लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। तो हम यहाँ पे कहेंगे ए एंड बी आर कोलिनियर बट ए एंड सी आर नॉट कोलिनियर। वो दोनों जो है वो कोलिनियर वेक्टर्स नहीं होंगे। क्लियर है ये।
एंड लास्ट डेफिनेशन इज कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स, अब देखो फिजिक्स में हम दो टाइप के बेसिकली जो वेक्टर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, फिजिक्स में नहीं जनरली दो टाइप के वेक्टर्स होते हैं। कौन कौन से? फ्री वेक्टर्स एंड लोकलाइज्ड वेक्टर्स। फ्री वेक्टर्स एंड लोकलाइज्ड वेक्टर्स, ठीक है। अब फ्री वेक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे वेक्टर जिनको मैं बिना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज किए स्पेस में मूव कर सकता हूँ, उन्हें हम बोलते हैं फ्री वेक्टर्स, ठीक है। और लोकलाइज्ड वेक्टर क्या होते हैं? जो एक जगह फिक्स रहते हैं, ठीक है। फ्री वेक्टर्स क्या कर सकते हैं हम? एक स्पेस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जो है मूव करा सकते हैं, लेकिन कंडीशन है कि हमें ना तो मैग्नीट्यूड चेंज करना है ना डायरेक्शन चेंज करनी है। भाई मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो क्या होगा? वेक्टर ही चेंज हो जाएगा, वेक्टर को हमें चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो ये लेंथ भी कांस्टेंट रहेगी और जिस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है वेक्टर उसी डायरेक्शन में वो पॉइंट करेगा। मतलब उसको मैग्नीट्यूड को ना तो लेंथ हमें चेंज करनी है ना डायरेक्शन चेंज करनी है, हमें कैसे भी हम उसे मूव करा सकते हैं। ऐसे जैसे ये है, इसको हम ऐसे ऐसे मूव करा सकते हैं, समझ पा रहे हो? तो वो क्या होंगे? फ्री वेक्टर्स हो जाएंगे। लोकलाइज वेक्टर जो फिक्स रहते हैं। हम क्या पढ़ेंगे? फ्री वेक्टर्स जो है हम पढ़ेंगे। फिजिक्स में जो भी वेक्टर्स होंगे वो क्या होंगे? अपने फ्री वेक्टर्स होंगे, ठीक है। अब देखो कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे वेक्टर जो एक प्लेन में लाया करते हैं वो क्या होते हैं? कोप्लेनर वेक्टर। सिंपल सा है। ये जो कॉपी आप देख रहे हो, ये पेज आप देख रहे हो, ये एक प्लेन है। प्लेन समझते हो? जो भी एक शीट होती है, शीट बोल सकते हो, सरफेस बोल सकते हो, फ्लैट सरफेस या फिर शीट, इन सबको क्या बोलते हैं? हम प्लेन बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो कॉपी आपके सामने पेज जो है ये क्या है? प्लेन है। इस प्लेन के अंदर दो वेक्टर्स ऐसे पड़े हुए हैं, तो ये दो वेक्टर्स प्लेन के अंदर आ रहे हैं पूरा, ठीक है, लेटे हुए हैं इसमें ऐसे। तो इन दोनों क्या बोलेंगे हम? दैट दीज आर कोप्लेनर वेक्टर्स। क्योंकि एक प्लेन में लाई कर रहे हैं तो क्या होंगे? कोप्लेनर वेक्टर्स होंगे। एक तीसरा वेक्टर अगर इनके प्लेन में लाई करेगा तो वो क्या होगा? वो भी क्या है? आ जाएगा। तीनों के तीनों वेक्टर्स क्या हो जाएंगे? कोप्लेनर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर एक सिंपल सा मैं एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। ट्रू और फॉल्स? स्टेटमेंट क्या है? सोचो, ट्रू और फॉल्स। क्या ये सही है? दो वेक्टर्स हमेशा कोप्लेनर होते हैं। क्या ये सही है? ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। हम क्या पढ़ेंगे? फ्री वेक्टर्स पढ़ेंगे, लोकलाइज वेक्टर्स नहीं पढ़ेंगे। अब तुम कहोगे सर एक पेन तो यहाँ पे ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे और एक ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे है, एंगल पे रखा हुआ है, ये दोनों तो कोप्लेनर होंगे ही नहीं। होंगे भाई। दोनों वेक्टर्स को मैं कैसे मूव करा सकता हूँ? तो इस वेक्टर को मूव करा के मैं ऐसे ले जाऊँगा और देखो इनसे पास होने वाला क्या बना सकते हैं? हम एक प्लेन बना सकते हैं, ऐसा एक पेज बना सकते हैं जो इन दोनों को पूरा का पूरा कंटेन करेगा। तो टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। क्लियर है ये? क्लियर आज का लेक्चर? तो आज के लेक्चर में हम इतना सही करेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर जो है समझ आया होगा। और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि आपको क्लासेस के रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।